मुंबई में 31 अगस्त और 1 सितंबर को विपक्ष की तीसरी बैठक होनी है। इस तीसरी बैठक से पहले विपक्ष के तीसरे पीएम पद के उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी गई। यानी अभी तक पीएम पद की उम्मीदवारी पर नाना कहने वाले अब खुलकर अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। ये नई दावेदारी बाकी दावेदारों पर बहुत भारी है और ये कहा गया दावेदारी पेश करने वालों की तरफ से कि इस पर पूरे विपक्ष की सहमति है। लेकिन INDI अलायंस के कई दल तो पहले से इस नाम पर वीटो कर चुके हैं, उन्हें इस नाम पर सख्त ऐतराज है। तो आखिर इस दावेदारी के पीछे की सच्चाई क्या है, सभी दलों की सहमति के पीछे का सच क्या है और कौन है वो दावेदार जिसकी दावेदारी सभी पर भारी पड़ रही है, ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताऊंगी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ, आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। विपक्ष की हालत यह है कि मन मन भावे बूढ़ी हिलावे। सब मना करते नहीं नहीं, हमें तो कोई पद नहीं चाहिए, हमें तो प्रधानमंत्री नहीं बनना, हमें तो कन्वीनर नहीं बनना, हम राजनीति में हैं लेकिन समाज सेवा के लिए हैं जी। मतलब वो कहते नहीं है, भाव ये जताते हैं, लेकिन सबके मन में लड्डू फूकते हैं। एक सोचता है मैं प्रधानमंत्री बने, फिर दूसरे के मन में दूसरा लड्डू फूटता है, वो सोचता है मैं प्रधानमंत्री बनूंगा। अब लगता है दो आ गए तो तीसरे को लगता है भाई अपनी दावेदारी हम भी पेश कर दें, ऐसा ना हो कि हम पिछड़ जाएं और बाकी के लोग आगे चले जाएं। इसीलिए एक तरह से होड़ मच गई है ममता बनर्जी के दावेदारी पेश करने के बाद प्रधानमंत्री पद की। ममता बनर्जी के बाद ये दावेदारी पेश की गई JDU के नीतीश कुमार की तरफ से, जो सबसे पहले रोली चावल लेकर विपक्ष को एक करने के लिए दौरे पर निकले थे, जिन्होंने पूरी राजनीतिक परिक्रमा की। अब विपक्ष के पीएम पद का तीसरा घोषित, जी आप यही समझ लीजिए, क्योंकि 3 घोषित हैं, बाकी तो अघोषित इतने हैं कि 2-2 महीने के लिए सबको पीएम बनाया जाए तब भी शायद वक्त कम पड़ जाए और उसके बाद जो लोग हैं उनकी संख्या ज्यादा रहे। लेकिन जो नाम अब एक पार्टी की तरफ से आया वो पार्टी है कांग्रेस पार्टी, और उनकी तरफ से किसका नाम आया होगा ये समझना कोई मुश्किल नहीं है। जी हाँ, राहुल गांधी। और इसकी घोषणा राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की। अशोक गहलोत ने राहुल गांधी को 2024 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताया। अब ये तो तय ही है कि कांग्रेस पार्टी से अगर प्रधानमंत्री पद का कोई उम्मीदवार होगा तो वो तो एक ही शख्स हो सकते हैं, राहुल गांधी। उनके अलावा कोई हो नहीं सकता। गांधी परिवार ही सब कुछ है कांग्रेस के लिए, तो कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी का नाम आना स्वाभाविक है। अब राहुल गांधी की सांसदी भी वापस आ चुकी है, वो एक बार फिर से चुनाव लड़ पाएंगे। चुनाव लड़ने में भी अभी कोई फिलहाल कोई उनको दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको 2 साल से कम की सजा होगी जब भी होगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये बात कही थी। तो उसके बाद लग रहा था कि राहुल गांधी का नाम तो रेस में है, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी खुलकर मैदान में आ गई है राहुल गांधी के नाम को लेकर। अशोक गहलोत ने ये जो बात कही, राहुल गांधी पीएम पद के उम्मीदवार हैं, ये कांग्रेस की तरफ से कोई बड़ी बात नहीं मैं मानती हूँ, क्योंकि कांग्रेस तो ये मान के ही चल रही है। और कांग्रेस जो सब कुछ कर रही है वो इसीलिए कर रही है ताकि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जा सके, वरना वो विपक्षी एक तो और ये सब कुछ ना करने वाली थी कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी किसी के साथ नहीं आने वाली थी, इसी यही वजह है। अशोक गहलोत ने इससे भी बड़ी एक बात कही। उन्होंने कहा कि ये फैसला, यानी राहुल गांधी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, ये फैसला सभी दलों से बातचीत और विचार विमर्श के बाद तय किया गया है। यानी राहुल गांधी के नाम पे सभी विपक्षी दल राजी हैं। ये बात क्या कोई पचा सकता है? किसी को समझ में आ सकती है? क्या वाकई इंडिया अलायंस के सभी दल राहुल के नाम पर सहमत हो गए हैं? ये सवाल आपके मन में भी होगा, तो इसका जवाब है नहीं। और अगर कांग्रेस ने औपचारिक रूप से विपक्ष की बैठक में राहुल गांधी का नाम पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर रखा, तो निश्चित मानिए INDI अलायंस बनने से पहले ही टूट जाएगा और बचेगा सिर्फ UPA। ममता बनर्जी, आपको याद होगा, सबसे पहले उन्होंने पीएम पद के लिए दावेदारी ठोकी थी। ममता बनर्जी राहुल गांधी की अगुवाई कभी स्वीकार नहीं करेंगी। इसके 3 कारण हैं, ये मैं अपने मन से नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि जब आप एनालिसिस करते हो, एनालाइज करते हो, तो सिचुएशंस जो होती हैं, जो अभी तक का घटनाक्रम हुआ है, जिस हिसाब से व्यवहार किया गया है, वो अपने आप चीजें बताती हैं। जिस हिसाब से नेता बयान दे रहे हैं,
जो पर्दे के पीछे होता है वो कुल मिला के आपको बताता है कि वाकई क्या होने वाला है। बाकी राजनीति में तो कुछ भी हो सकता है, उसके लिए कुछ नहीं कहा जा सकता। तो पहला कारण ये कि ममता बनर्जी, आपको याद होगा, वो खुद को पीएम पद का सबसे बड़ा दावेदार समझती हैं और इसीलिए सबसे पहली दावेदारी ममता बनर्जी की तरफ से ठोकी गई। टीएमसी की तरफ से कह दिया गया कि ममता बनर्जी सबसे योग्य उम्मीदवार हैं, विपक्ष के पास अगर उनसे योग्य कोई उम्मीदवार है तो नाम बताए। जाहिर सी बात है, ममता बनर्जी केंद्र में मंत्री रह चुकी हैं, 3 बार की मुख्यमंत्री हैं, प्रदेश चलाने की का अनुभव है, पूरा प्रशासनिक अनुभव है उनका, तो उनको योग्य उम्मीदवार बताना तो टीएमसी के लिए बनता है। दूसरी बात, ममता बनर्जी राहुल गांधी की अगुवाई में विपक्षी एकता में शामिल होने तक के लिए राजी नहीं थी। दूसरी बैठक जो बेंगलुरु में हुई, उसमें आपको याद होगा सोनिया गांधी जो एक्टिव पॉलिटिक्स से लगभग रिटायर हो चुकी हैं, जिनकी तबीयत खराब है, जो पटना की जो पहली बैठक हुई थी उसमें शामिल नहीं हुई थी, लेकिन वो बेंगलुरु की बैठक में शामिल हुई। उसकी वजह थी ममता बनर्जी, क्योंकि ममता बनर्जी बिल्कुल भी राहुल गांधी की अगुवाई में किसी भी बैठक, किसी भी विपक्षी एकता में शामिल होने के लिए राजी नहीं थी। इस बैठक को सोनिया गांधी ने चेयर किया था, लेकिन आपको ध्यान होगा उनके बिल्कुल बगल में ममता बनर्जी बैठी थी, उनको जगह दी गई थी खास तौर पर। यानी एक तरह से समझ लीजिए कि ममता बनर्जी और सोनिया गांधी ने उस बैठक को चेयर किया था। इतनी इंपॉर्टेंस ममता बनर्जी को मिली थी, तब वो उस बैठक में आई थी। राहुल गांधी के नाम पर तो वो बेदक जाती हैं। ममता बनर्जी राहुल गांधी पर सीधे और तीखे हमले करती हैं। उन्होंने कहा था, आपको याद होगा, कि राहुल गांधी पीएम मोदी के लिए सबसे बड़ी टीआरपी हैं, वो राहुल गांधी को नेता के तौर पर नहीं देखती हैं। ये बात किसी से छिपी नहीं है। अब दूसरे नेता कौन है इस गठबंधन के? अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल, जिन्हें राहुल गांधी की दावेदारी से सख्त एतराज है, उन्होंने तो आधिकारिक रूप से ही ये ऐलान कर दिया था कि राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी तीसरी बार पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट ना करे। 2 बार वो फेल हो चुके हैं। यहां तक कह दिया था कि राहुल गांधी में तो नेता बनने के गुण ही नहीं है। तो अब केजरीवाल, जो खुद को बाय डिफॉल्ट मानते हैं कि वो प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, हालांकि आधिकारिक रूप से इस गठबंधन के बनने के बाद उनकी तरफ से घोषणा नहीं की गई, लेकिन उन्हें लगता है कि वही इकलौती पार्टी है जिनकी 2 राज्यों में सरकार है। जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, कांग्रेस के अलावा मैं उनकी बात कर रही हूँ, 2 राज्यों में सरकार है, तो सबसे ज्यादा अगर किसी का हक बनता है तो उनका बनता है। और वो तो 2014 में मोदी के खिलाफ लड़ने बनारस चले गए थे, तो उनकी महत्वाकांक्षा तो तब से है। उन्होंने अपना शीश महल भी इसीलिए बनवाया क्योंकि जब पीएम का घर बन रहा, उन्हें लगा कि जब प्रधानमंत्री का घर बन रहा है तो फिर मेरा शीश महल क्यों ना बने। कंपैरिजन भी यही किया गया, एक राज्य के मुख्यमंत्री, राज्य का कह लीजिए, एक शहर के समझ लीजिए मेयर के बराबर की उनकी हैसियत है, और बराबरी वो प्रधानमंत्री की करते हैं। तो वो तो पहले दिन से बनना चाहते हैं प्रधानमंत्री। वो राहुल गांधी की अध्यक्षता कभी स्वीकार नहीं करेंगे। तीसरे नेता हैं जिनका ऐलान भी उनकी पार्टी के लोग कर चुके हैं, वो अपने नाम का ऐलान करवा चुके हैं। हालांकि वो लगातार कहते रहते हैं, नहीं नहीं हमको कोई पद नहीं चाहिए जी, क्या बात कर रहे हैं, हम तो बस सबको साथ ला रहे हैं ताकि मोदी को हरा सके। अब कांग्रेस ने इस नेता को दूध से मक्खी की तरह निकाल कर अलग कर दिया है। ये नेता है नीतीश कुमार, जिनके बड़े भैया लालू प्रसाद यादव से उनको बड़ी उम्मीद थी कि कुछ नहीं तो वो कन्वीनर तो बनवा ही देंगे। तो लालू जी ने कह दिया कि राज्यों के अलग अलग कन्वीनर हो सकते हैं, 3-4 राज्य का मिला के एक कन्वीनर हो सकता है। बताइए, जो एक उम्मीद थी, एक उम्मीद की किरण थी, उस पर लालू जी ने पानी फेर दिया और कहीं से भी नीतीश कुमार कन्वीनर नहीं बनने वाले, मुझे ऐसा नहीं लगता। बाकी तो जो बैठक में तय होगा उसके बारे में जो खबर होगी वो आपको बताऊंगी। हो सकता है मैं गलत साबित हूं, बट मुझे ऐसा अभी तक नहीं लगता कि ऐसा होगा कि नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाया जाए। और क्यों, ये मैं एक वीडियो बनाकर विस्तार से आपको बता चुकी हूँ, इसलिए इसमें इस बात को रिपीट नहीं करूंगी। तो ये तीनों ऐसे व्यक्ति हैं जो खुलेआम सामने हैं, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और नीतीश कुमार। बाकी तो आप कह लीजिए, मैंने जो बताया ना कि 2-2 महीने में बदलने पड़ेंगे प्रधानमंत्री, इतने ज्यादा नाम हैं। तो अब बताइए, जब खुद ही ये मान रहे हैं कि ये दबाव है जनता का, अब क्या होगा? मुंबई की बैठक जो होने वाली है, इसमें हाथ मिलेंगे, लेकिन हाथों में खंजर भी होगा। मैं राजनीतिक खंजर की बात कर रही हूँ, आप लोग कुछ और मत सोच लिया करिए। जो भी बात होती है राजनीतिक रूप से ही बात होती है। राजनीतिक खंजर हाथ में होगा, जैसे ही मौका मिलेगा किसी को भी वो फूंक दिया जाएगा। अब आपको याद होगा, अधीर रंजन चौधरी ने कुछ समय पहले कहा था कि ये जो गठबंधन है, ये मजबूरी का गठबंधन है जो इंडिया अलायंस बना है। अशोक गहलोत भी कह रहे हैं कि जनता ने ऐसा दबाव बनाया जिसके परिणाम स्वरूप सभी विपक्षी दलों का गठबंधन हुआ है। यानी जनता के दबाव, यानी मजबूरी की वजह से ये गठबंधन हुआ है। तो अब आप बताइए, जब ये खुद ही मान रहे हैं
कि ये इनकी मजबूरी है। और मजबूरी क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचारी एक हुए हैं, भ्रष्टाचारियों का मजबूरी में बना गठबंधन है। तो जनता मजबूर को आखिर क्यों चुनेगी जब उसके पास मजबूत विकल्प उसके सामने मौजूद है, उसको दिख रहा है। और वो देख रहा है पिछले 9 साढ़े 9 साल हो गए उस मजबूत लीडरशिप को काम करते हुए। तो बड़ा सवाल यह है कि मजबूर या मजबूत। तो जनता मजबूर नेता को पसंद नहीं करती, जनता चाहती है कि नेता वो हो जो मजबूत हो, क्योंकि नेता मजबूत होगा जब मजबूत सरकार होगी, तभी देश आगे बढ़ पाएगा। मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।